नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहाचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में से राजस्थान का इतिहास में मेवाड़ राजघराने की वंशावली, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए उस शासनकाल में और उनका कालक्रम क्या रहा। तो देखिए, मेवाड़ राजघराने का जो सबसे प्रमुख पहला शासक था वह हम्मीर था और राजा हम्मीर का शासनकाल 1326 से 1364 ईस्वी माना जाता है। हम्मीर के बाद में क्षेत्र सिंह वहाँ के शासक बने। उनका काल रहा 1364 से 1382 और उनके बाद में लाखा या जिसे लक्ष्य सिंह भी कहा जाता था, वह 1382 से 1421 ईस्वी में वहाँ के शासक रहे। यहाँ पर मैं एक दृष्टांत आपको बताना चाहूँगा कि लाखा का जो विवाह हुआ हंसाबाई से, हंसाबाई जो थी वह जोधपुर घराने की राजकुमारी थी और तत्कालीन समय एक घटना घटित हुई कि लाखा के बड़े पुत्र थे राव चूड़ा। और देखिए, उस समय राजपूती समाज के अंदर विवाह के लिए एक प्रकार का निमंत्रण भेजा जाता था, नारियल भेजा जाता था। हंसाबाई उम्र में काफ़ी छोटी थी और वह नारियल तत्कालीन समय दरबार में आया, किसके लिए? राव चूड़ा के लिए। और लाखा ने यह समझा कि यह नारियल उनके लिए आया है। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार कर लेने के कारण हंसाबाई को ये लगा कि उसका तिरस्कार हुआ है और उसको, जबकि राव चूड़ा को इस किसी भी गतिविधि का पता नहीं था। हंसाबाई के द्वारा भी यह बात जो है वह इस शर्त पर स्वीकार कर ली गई कि मैं शादी तो करूंगी, लेकिन शादी के बाद में मेरा जो पुत्र होगा वही सत्तासीन होगा, वही राजा बनेगा। राव चूड़ा बड़े पुत्र थे लाखा के, लेकिन उन्होंने अपनी पिता की इच्छा के लिए इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो भी लाखा और हंसाबाई का पुत्र होगा वही आगे जाकर के मेवाड़ राजघराने का राजा बनेगा। राव चूड़ा एक बेहद आकर्षक व्यक्तित्व और एक कैरेक्टर रहा है मेवाड़ राजघराने में। जब ऐसी बात हो गई, स्वीकारोक्ति हो गई, तो ऐसे में हंसाबाई के द्वारा एक और शर्त रख दी गई कि हो सकता है राव चूड़ा तो अपना पक्ष ना रखे, लेकिन बड़ा पुत्र होने के कारण आने वाले समय में उसकी जो संतान होगी वह अपना राजघराने के ऊपर अधिकार रखेगी। तो राव चूड़ा के द्वारा भरे दरबार में शपथ ली गई कि मैं न तो कभी मेवाड़ राजघराने के लिए अपना अधिकार रखूंगा और मैं जीवन पर्यंत अविवाहित रहूंगा, जिससे मेरे कोई संतान ही नहीं होगी और वो मेवाड़ राजघराने के लिए किसी भी प्रकार से अपना अधिकार नहीं रखेगी। तो इस प्रतिज्ञा के कारण ही राव चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज ये भी इस प्रतिज्ञा के कारण राव चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। लेकिन जब आगे अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे इस वंशावली के बाद में, तब देखेंगे कि कैसे राव चूड़ा के साथ में राजनीति होती है और वह अपनी परिस्थितियां परिवर्तित भी करता है। लेकिन अभी अपन इस वंशावली की चर्चा कर रहे हैं। लाखा के समय यहाँ पर
सीसा और जस्ता इनकी खानें भी बनाई गई और उन खानों से उस समय काफ़ी खनिज भी निकाला गया। इनके बाद में इसका पुत्र लाखा का पुत्र मोकल सत्तासीन हुआ और मोकल ने लाखा का शासन देखिए 1382 से 1421 ईस्वी तक रहा और मोकल सत्तासीन हुआ। मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी रहा। मोकल का शासन कुछ ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, बहुत शक्तिशाली शासक भी सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए उसके अंतिम काल में बहुत से जो क्षेत्रीय छोटी छोटी रियासतें थी वह स्वतंत्र स्थिति में आ गई थी। छोटे छोटे सामंत भी स्वतंत्र हो गए थे और जो भी इसका बाहर के परकोटे का परिदृश्य था वह पूरी तरह स्वतंत्र स्थिति में चला गया था। लेकिन इस समय मोकल के बाद में मोकल का पुत्र कुंभा सत्तासीन हुआ और कुंभा मध्यकालीन भारत के सबसे यशस्वी शासकों में से एक हुआ। कुंभा का राज्याभिषेक 1433 ईस्वी में हुआ और 1468 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। कुंभा ने बहुत सी उपाधियां धारण करी और सतत युद्धों के माध्यम से मेवाड़ को तत्कालीन समय भारतीय परिदृश्य के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बना दिया। इसे श्रृंगार विश्वंभरो भी कहा गया है कुंभा को। कुंभा की अगर अपन चर्चा करें, श्रृंगार विश्वंभरो, कहते हैं कि कुंभा बहुत ही सुंदर देहधारी का था। उसके लिए यह भी कहा गया है कि वह तीनों लोकों की रमणियों को मोहित करने वाला था। कुंभा ने न केवल अपनी विजय श्री अर्जित की, कुंभा ने मालवा व गुजरात को भी पराजित किया और अपने शासन के क्षेत्र में जितने भी मोकल के अंतिम दिनों में स्वतंत्र स्थिति में जो लोग चले गए थे उन्हें भी फिर से अपने अधीन कर लिया। जब कुंभा को अपन पूरी तरह वृहत रूप से पढ़ेंगे तब उसकी बाकी की चर्चा अपन करेंगे। कुंभा के बाद में कुंभा की मृत्यु कैसे हुई? कहा जाता है कि कुंभा को अपने जीवन के अंतिम दिनों में मदांथ रोग हो गया था, यानी कि उसको पागलपन के दौरे आते थे और कुछ ये भी कहते हैं कि उसने जीवन पर्यंत युद्ध किए जिससे उसके सिपहसालार उसके पुत्र तक उससे नाराज हो गए और ऐसी स्थिति में ही कुंभा के 11 पुत्र बताए गए हैं। उन 11 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था उदय सिंह, जिसे उद्दा भी कहा गया है, वीर विनोद में लिखा हुआ है कि जब कुंभलगढ़ के किले में कुंभा महादेव के मंदिर के सामने बैठा था तो उस समय उदय सिंह ने आकर और पीछे से तलवार का वार करके और कुंभा की हत्या कर दी और खुद सत्तासीन हो गया। लेकिन तब तक मेवाड़ में राजपूती सरदारों का पूरा दमखम था और उदय सिंह के पितृहंता होने के कारण उसे सरदारों के द्वारा कोई भी साथ नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उदय सिंह को सत्ता से हटा दिया गया और रायमल को सत्तासीन कर दिया गया। रायमल ने लंबे समय तक शासन किया, 1468 से 1508 ईस्वी तक। रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जयराम और संग्राम सिंह। पृथ्वीराज और संग्राम सिंह एक राजकुमारी से थे और जयराम एक राजकुमारी से था। जब प्रारंभ के अंदर कुछ उद्घोषणाएं हुई और चर्चाएं हुई तो उसमें सभी के द्वारा कहा गया कि आने वाले समय में ये संग्राम सिंह मेवाड़ का बड़ा यशस्वी शासक बनेगा। इस बात से तीनों में, जब छोटे थे तीनों भाई, आपस में संघर्ष होता रहता था। एक बार कहते हैं कि इनके मामा कहीं पर कोई देवी किसी के अंदर आती थी, वहां पर इन दोनों को ले गए, पृथ्वीराज को और संग्राम सिंह को, और उन्होंने पूछा
कि इनमें से आने वाले समय में मेवाड़ का यशस्वी शासक कौन होगा। कहते हैं कि पृथ्वीराज इतना नाराज हुआ कि उसने उसी समय जब उसने ये कहा कि आने वाले समय में संग्राम सिंह ही शासक बनेगा, तो पृथ्वीराज काफ़ी नाराज हुआ और उसने वहीं तलवार निकाल के कहा कि मैं इसे अभी समाप्त कर देता हूँ, कहाँ ये राजा बनेगा। कहते हैं उस आक्रमण में सांगा की एक आंख चली गई। कहते हैं कि दोनों, जयराम तो एक युद्ध में मारा गया। परिस्थितियां ऐसी बनी, जब लगातार आक्रमण हुए तो संग्राम सिंह अपने ननिहाल ईडर चला गया। इसका ननिहाल था ईडर। ईडर चला गया और जयराम एक युद्ध में मारा गया। कहते हैं कि इनकी बहन और बहनोई में एक बार झगड़ा हुआ। उस झगड़े को शांत करने के लिए पृथ्वीराज वहां पर गए, दोनों को समझाया बुझाया, लेकिन उसके जीजा जो थे वो नाराज थे। उन्होंने रास्ते में जो लड्डू बंधवाए थे खाने के लिए पृथ्वीराज के लिए, उसमें जहर मिलवा दिया। और जब रास्ते में पृथ्वीराज ने वो भोजन किया तो उस जहर के कारण पृथ्वीराज की वहाँ मृत्यु हो गई। ऐसे में रायमल के द्वारा अपने अंतिम दिनों में संग्राम सिंह को ईडर से बुलाया गया और संग्राम सिंह का राज्याभिषेक हुआ। और यह वह संग्राम सिंह था जो इतिहास में सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके एक हाथ नहीं था, जिसके एक पाँव नहीं था, जिसके एक आँख नहीं थी, लेकिन इसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। इसने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। जब हम संग्राम सिंह को पूरी तरह पढ़ेंगे तब इसकी विशेष चर्चा करेंगे। और उसने आते ही सत्ता अपने अधीन की और फिर उसका यश और यशस्वी उसकी स्थितियां पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक भगवा झंडा फहराना चाहता था। उसका केवल एक युद्ध पराजय हुआ, वह था खानवा का युद्ध। और उस खानवा के युद्ध में उसकी संघर्ष उसका हुआ बाबर के साथ में। जब वो चर्चा करेंगे तब अपन वृहत रूप से उसको पढ़ेंगे, खानवा युद्ध को। संग्राम सिंह के बाद में उदय सिंह सत्तासीन हुए। संग्राम सिंह का कार्यकाल मैं आपको बता देता हूँ, जिसे इतिहास में सांगा के नाम से जाना गया है। 24 मार्च 1481 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। 4 मई 1508 ईस्वी को ये सत्तासीन हुए और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई। और इनके बाद में संग्राम सिंह का बड़ा बेटा उदय सिंह सत्तासीन हुआ, जो कि जिसका कार्यकाल रहा 1537 से 1572 ईस्वी। और उसके बाद में फिर एक प्रतापी शासक पैदा हुआ मेवाड़ के राजघराने में, वह था महाराणा प्रताप, जो कि सांगा का पुत्र था। उसका कार्यकाल रहा 1572 से 1597 ईस्वी। और उसी के समय में हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की अजय गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। तो ये मुख्य मेवाड़ राजघराने के शासक थे। इनके कालक्रम थे। 3 शासक इनमें सबसे प्रभावी रहे, महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह, और जिसे सांगा भी कहा जाता है, और महाराणा प्रताप। इन तीनों शासकों को हम अलग अलग रूप से भी इनकी समीक्षा करेंगे। इनके समय में कौन कौन से युद्धों का विजय किया गया, कौन कौन से युद्धों में इन्होंने विरोधियों को पराजित करके मेवाड़ राजघराने का यश बढ़ाया, मेवाड़ राजघराने की भूमि बढ़ाई और मेवाड़ राजघराने को वैभव के ऊपर ले गए। जैसे जैसे कालक्रम इनका आएगा हम इसकी चर्चा करेंगे। अगले व्याख्यान में हम कुंभा के प्रारंभिक जीवन में जो कठिनाइयाँ आई, उनकी प्रारंभिक रूप में उसने कैसे अपना राज्य विस्तार किया, कैसे उसने तत्कालीन समय सांस्कृतिक विकास की गतिविधियां की, निर्माण कार्य किया, उसकी चर्चा हम उसमें करेंगे और कौन कौन सी मुख्य उसकी उपलब्धियां रही। धन्यवाद।